तो बच्चों हम बात कर रहे थे प्रोसेसेस की, ठीक है, और हमने कहा कि पहले हमने देख लिया कि प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, उसकी स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जी प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है। फिर उसके बाद हमने बात की कि प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर सेम सिस्टम पे कर रहे हैं तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो सकती है। और अगर अब सवाल तो ये है कि हर दफ़ा सिर्फ विद इन अ सिस्टम तो कम्युनिकेशन नहीं होती ना, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जी दो डिफरेंट सिस्टम्स पे आपके प्रोसेसेस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम है और उन दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है, तो वो कैसे हो सकती है? ठीक है, एक ही सिस्टम में है तो ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पता हो कि दूसरा सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, उसका आईपी एड्रेस क्या है और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब दो डिफरेंट सिस्टम्स होंगे और उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको जिस सिस्टम को आपने, जिस सिस्टम के प्रोसेस को आपने भेजना है, उस सिस्टम के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर मैंने आपको ओवर द इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर फाइल भेजनी है या कोई मैसेज भेजना है, तो मैं कर सकती हूँ ना अपने सिस्टम से किसी और सिस्टम पे। ठीक, सो क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो सॉकेट्स के थ्रू हो सकती है या रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू हो सकती है। अब सॉकेट्स बेसिकली मतलब दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ की जा सकती है। सॉकेट्स बेसिकली मोस्टली जब आप ये चैटिंग के सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तब आप सॉकेट्स क्रिएट करते हैं। अ सॉकेट इज डिफाइंड एज एन एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। Concatenation of IP address and port, a number included at start of the message packet to differentiate network services on a host. बेसिकली जो सॉकेट होता है उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस कॉन्कैटिनेट हुआ होता है विद दी पोर्ट। आईपी एड्रेस का आपको पता होगा, बेसिकली हर कंप्यूटर जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है उसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है जो उसका आईपी एड्रेस होता है। इसकी एग्जांपल, या अगर आपको वैसे आईपी एड्रेस का आइडिया नहीं है तो मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि आपका घर है ना, उसका एक एड्रेस है, उसका एक नंबर है, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज़ डिलीवर होनी होगी तो उस एड्रेस की बेसिस पे होती है। जितने घर इस दुनिया में या इस मुल्क में या इस शहर में हैं, उन सब पे अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं या उससे कुछ रिसीव करना चाहते हैं तो उसकी वजह से आप उस घर को कोई एड्रेस असाइन करते हैं। अब वो जो एड्रेस, जब हम कंप्यूटर पे कोई आईपी एड्रेस देते हैं ना तो वो बेसिकली कहलाता है, मतलब कंप्यूटर को कोई एड्रेस असाइन करते हैं तो वो उसका आईपी एड्रेस कहलाता है। एक सेकेंड प्लीज, एक मिनट प्लीज वेट करना है, एक सेकेंड, सॉरी। सॉरी बच्चों, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि दो डिफरेंट सिस्टम्स पे अगर दो डिफरेंट प्रोसेसेस मौजूद हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी है तो वो सॉकेट्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है। सॉकेट के अंदर आपका आईपी एड्रेस होता है अलोंग विद द पोर्ट। पहले मैंने बता दिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस आपका होता है बेसिकली जब आप, एक सेकेंड, किसी कंप्यूटर को कोई एड्रेस असाइन कर देते हैं ओवर द नेटवर्क ताकि उसे उसको एड्रेस किया जा सके या उसको मैसेज दिया या उससे मैसेज लिया जा सके। वो जो कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, यूनिक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके और फिर उसको मैसेज सेंड या रिसीव हो सके। उसके साथ साथ एक पोर्ट, सॉकेट के अंदर आप एक पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। देखें, हमने कहा कि आईपी एड्रेस तो है लेकिन पोर्ट बेसिकली एक नंबर होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन बेसिकली होती है, ठीक है। द सॉकेट 161.25.19.8 कोलन 1625, ये बेसिकली 161.25.19.8 जो है वो आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। और इसमें 1625 जो है वो आपकी पोर्ट है, ठीक है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट्स बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉकेट्स
ठीक है। कम्युनिकेशन हमेशा पेयर ऑफ सॉकेट्स के दरमियान होती है, यानी दो सॉकेट्स के दरमियान होगी। अलाउ पोर्ट्स बिलो 10, ऑल पोर्ट्स बिलो 1024 आर वेल नोन। ठीक है, वो तमाम पोर्ट्स जो 1024 से नीचे हैं, मतलब आपको पता होगा कि कंप्यूटर में ढेर सारी पोर्ट्स हैं और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए रिजर्व्ड हैं। कोई प्रिंटर के लिए रिजर्व्ड है, कोई किसी और काम के लिए, कोई किसी और काम के लिए। तो 1024 से नीचे जो पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी रिजर्व्ड हैं। ठीक है। और स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए उसके ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सॉकेट कम्युनिकेशन या किसी भी सॉकेट के लिए, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। सो इसमें स्पेशल आईपी एड्रेस 127.0.1 जो है वो लूप बैक आईपी एड्रेस है। ठीक है, टू रेफर टू सिस्टम ऑन विच प्रोसेस इज रनिंग। ठीक है, अगर आप उसी सिस्टम पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिस पे प्रोसेस रन हो रहा है, यानी सेल्फ कम्युनिकेशन है, तो फिर आप ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। दिस आईपी एड्रेस इज बेसिकली अ लूप बैक एड्रेस। अगेन, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, मैं दोबारा से एक दफ़ा कह देती हूँ कि जब हमारे पास, हमने इससे पहले प्रोसेस पढ़ा, प्रोसेस के जो है वो उसकी डिफरेंट स्टेट्स देख ली। उसके बाद हमने कहा कि जी प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है। हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात की, यानी अगर सेम सिस्टम पे आपके मल्टी डिफरेंट प्रोसेसेस मौजूद हैं और उनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन होनी है तो आप कहते हो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और उसके लिए हमने पढ़ा शेयर्ड मेमोरी था, मेल बॉक्स था, पाइप्स थे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके सॉकेट्स जो हैं, मतलब अगर आप दो डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो दो डिफरेंट सिस्टम्स पे मौजूद हैं, दे आर कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, तो आप कैसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं? तो पहला तरीका आपके पास है सॉकेट्स का। सॉकेट क्रिएट करने के लिए आप एक मतलब सॉकेट के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए आप पहले सॉकेट क्रिएट करते हैं। सॉकेट के अंदर आईपी एड्रेस होता है, यानी वो एड्रेस जिस, यानी हर नेटवर्क के ऊपर जितने सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उन सब को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। इसके अलावा उस सॉकेट के अंदर पोर्ट डिफाइन होती है, यानी कंप्यूटर के अंदर ढेर सारी पोर्ट्स हैं जिसमें 1024 से नीचे जितनी पोर्ट्स हैं वो सब स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए वो डेडिकेटेड हैं। लेकिन कुछ पोर्ट्स ऐसी हैं 1024 से जो ऊपर पोर्ट्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं सॉकेट्स के लिए। ठीक है, कोई एक पोर्ट आप डिफाइन कर देंगे कि जी इस पोर्ट के ऊपर जो है वो ये होस्ट कम्युनिकेशन करेगा। इसकी एग्जांपल अगर आपको अभी भी समझ ना आई हो तो मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, आई एम द होस्ट। ठीक है, अब अगर मुझसे कम्युनिकेशन करनी है तो मेरा फोन नंबर, अगर फॉर एग्जांपल सी आर ने मुझे कॉल करनी है तो सी आर के पास यकीनन मेरा फ़ोन नंबर होगा, वो अपने फ़ोन से मेरे फ़ोन पे कॉल करेगा, यानी पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन हुई, और फिर वो मुझसे यानी होस्ट से जो है वो बात कर सकता। ठीक है, अगर हम वैसे मेरे एड्रेस पे अगर किसी ने कोई चीज़ भेजनी है तो पोर्ट बेसिकली वो टीसीएस या वो कैरियर होगा जिसके थ्रू जो है वो लेटर या जो भी भेजना है वो आएगा, और इस एड्रेस पे यानी इस आईपी एड्रेस पे वो चीज़ जो है वो आएगी। आई होप कि अभी क्लियर है कि सॉकेट बेसिकली है क्या। अब कम्युनिकेशन कैसे होती है कि आप अ, अ, एक सॉकेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जो सर्वर है वो सॉकेट क्रिएट करता है और उसके बाद वो लिसन मोड में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जब क्लाइंट ने उससे कम्युनिकेट करना है तो क्लाइंट की तरफ भी एक सॉकेट क्रिएट होगा। ठीक है, दोनों अपनी अपनी पोर्ट्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर सर्वर जो है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू दी मतलब जब दोनों अपने सॉकेट्स क्रिएट कर लेंगे, अपनी अपनी पोर्ट्स डिफाइन कर लेंगे कि किन पोर्ट्स पे उन्होंने कम्युनिकेट करना है, और फिर उसके बाद सर्वर सॉकेट क्रिएट करके लिसन मोड में आ जाता है, और उसके बाद फिर क्लाइंट जो है वो अपने सॉकेट क्रिएट करके मैसेज सेंड और रिसीव कर सकता है थ्रू दी सर्वर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीका है दैट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल। रिमोट प्रोसीजर कॉल आपके पास बेसिकली एक और मेथड है जो यूज होता है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस ऑन टू डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अगेन इसके अंदर आपके पास रिमोट प्रोसीजर कॉल एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीजर कॉल्स बिटवीन प्रोसेसेस ऑन नेटवर्क सिस्टम्स नेटवर्क है। ठीक है, और उनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टम्स जो हैं वो क्लाइंट सर्वर ही हों।
अगेन यूजेस पोर्ट्स फॉर सर्विस डिफरेंशिएशन। मेरा ख्याल है अब तक आपको ये बात समझ में आ गई कि पोर्ट डिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसी पोर्ट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होगी। स्टब्स, क्लाइंट साइड proxy for the actual procedure on the server. Client side stub locates the server and marshals the parameters. सर्वर साइड, अब क्लाइंट साइड क्या करता है, एक स्टब जो है वो क्लाइंट साइड पे होता है और एक स्टब जो है वो सर्वर साइड पे होता है। क्लाइंट साइड का सर्वर जो है वो पैरामीटर्स को मार्शल करता है, वो सर्वर को लोकेट करता है और पैरामीटर्स को मार्शल करता है, और जो सर्वर साइड स्टब है वो उस मैसेज को रिसीव करता है, पैरामीटर्स को जो मार्शल पैरामीटर्स हैं उनको अनपैक करता है, ठीक है, और उसके बाद जो भी क्लाइंट ने उसे रिक्वेस्ट भेजी है उसके हिसाब से उसको प्रोसेस कर देता है, ठीक है। सॉकेट्स के अंदर आप सॉकेट्स क्रिएट कर रहे थे और इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड पे स्टब मौजूद है, ठीक है। क्लाइंट स्टब जो है वो पैरामीटर्स को मार्शल करके ओवर द नेटवर्क भेज देता है अपनी रिक्वेस्ट के साथ, और फिर उसके बाद जो सर्वर है सर्वर साइड पे वो मार्शल पैरामीटर्स अनपैक होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो भी मैसेज उसे रिसीव हुआ था उसके हिसाब से वो उसे प्रोसेस कर देता है। ऑन विंडोज, स्टब कोड कंपाइल्ड फ्रॉम स्पेसिफिकेशन रिटन इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। अच्छा, अब जो विंडोज है इसके अंदर जो स्टब का कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। मैं इसका मतलब आपको एक मिनट ये ज़रा कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको समझा देती हूँ। डेटा रिप्रेजेंटेशन हैंडल्ड वाया एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन XDL फॉर्मेट टू अकाउंट फॉर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, ठीक है, बिग एंडियन एंड लिटिल एंडियन। अब होता है क्या है कि देखें, हम बात कर रहे हैं ना कि आपके क्लाइंट ने मैसेज भेजना है सर्वर को, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है और फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट को भेजना है, ठीक है। इसके लिए दोनों के पास स्टब मौजूद है। एक तरफ स्टब ने पैरामीटर्स को मार्शल करना है, उसे सेंड करना है सर्वर साइड पे। अब आपको नहीं लगता कि कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों का आर्किटेक्चर सेम हो? ऑन दी अदर हैंड आपने देखा होगा कि जब नेटवर्क्स पे कम्युनिकेशन होती है तो ज़रूरी नहीं होता कि जो दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका आर्किटेक्चर सेम हो। यानी अगर मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ और मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट है और आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट है, तो क्या होगा कि जो 64 बिट का मैसेज, मतलब ये बात शायद आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी सी पढ़ी हो कि अगर 64 बिट का सिस्टम है तो जो भी इंफॉर्मेशन या जो डेटा होगा वो 64 बिट मतलब 64 बिट्स की फॉर्मेट में जो है वो ट्रांसफर होगा। अब दूसरी साइड पे अगर 32 बिट है तो 64 बिट 32 बिट में एडजस्ट तो नहीं हो सकता ना। वो क्या होगा कि वो बाकी 32 बिट्स जो हैं उनको डिस्कार्ड करेगा, ठीक है, और आधे से ज़्यादा डेटा आपका ज़ाया हो जाएगा अगर सेम यानी कि जिस फॉर्मेट में डेटा जा रहा था उसी फॉर्मेट में रहता। तो उसके लिए वो क्या करता है कि जो भी डेटा आपका जब भी यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा जाता है तो वो एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया, चाहे 32 बिट है, चाहे 64 बिट है, चाहे उसका कोई भी पैटर्न है, वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट होके और फिर ट्रांसफर होता है, ताकि जो सेंडिंग साइड है अगर उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट, सेंडिंग और रिसीवर साइड्स के आर्किटेक्चर्स अगर डिफरेंट हैं तो क्योंकि वो एक्सटर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है या एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तो फिर वो स्टैंडर्ड बन जाता है ना, तो फिर वो दोनों साइड्स पे अंडरस्टैंडेबल होता, ठीक है। रिमोट कम्युनिकेशन हैज मोर फेलियर सिनेरियोज देन लोकल, ठीक है। अब जब हम लोकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे ना, हमने कहा जी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है तो वो सक्सेसफुल है क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टम सेम है। तो आपको पता है कि सिस्टम ऑन भी है, उसका आर्किटेक्चर भी सेम है, उसमें आपको किसी पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दो प्रोसेसेस ने मेमोरी शेयर की, डेटा शेयर कर दिया, ठीक है। दो प्रोसेसेस मतलब एक मेल बॉक्स बनाया और उसमें डेटा डाल दिया, तो जो डेटा लॉस के चांसेस हैं वो बहुत, या डेटा सेंडिंग फेलियर के चांसेस बहुत, या कम्युनिकेशन फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आप रिमोट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें फेलियर हो सकता है। अब वो फेलियर नेटवर्क की बेसिस पे हो सकता है, मिसमैचिंग की बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। मैसेजेस कैन बी डिलीवर्ड एग्जैक्टली वंस रादर देन एट मोस्ट वंस, ठीक है।
ये भी हो सकता है कि मैसेजेस एक से ज्यादा या तो एक दफ़ा डिलीवर हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा दफ़ा डिलीवर नहीं हो सकते। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। नेटवर्क फेलियर हो गया, सिस्टम फेल, पावर फेलियर हो गया, या कोई भी ऐसी, या नेटवर्क ट्रैफिक हैवी है, या कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन फेलियर हो। OS typically provides a Rendezvous or matchmaker service to connect client and server, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि क्लाइंट और सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, बेशक उनकी जो है वो आर्किटेक्चर्स डिफरेंट हो। ये भी याद रखने वाली बात है कि जैसे अगर दो सिस्टम्स नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं ना, तो उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमेशा वो इंस्टॉल होते हैं क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे जो आपस में मैचिंग हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी विंडोज़ का सर्वर और लिनक्स का क्लाइंट, ऐसा नहीं होता। कुछ उनके दरमियान मतलब सेम टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर साइड का अलग होगा, क्लाइंट साइड का अलग होगा, लेकिन वो एक ही नेचर का होगा। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नेचर्स के, ठीक है। और अगर डिफरेंट नेचर्स के होंगे तो फिर उनके लिए कोई आपको इंटरमीडिएट या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ती है, कि उसकी बेसिस पे जो है, या वर्चुअल मशीन मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ता है जो है वो दोनों को आपस में कम्युनिकेट करा सके। अब अगर हम एग्जीक्यूशन ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल को देख लें, आपके पास सबसे पहले है क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट यूजर कॉल्स कर्नल टू सेंड रिमोट प्रोसीजर कॉल मैसेज टू प्रोसीजर एक्स, ठीक है। कर्नल सेंड्स मैसेज टू द मैच मेकर टू फाइंड द पोर्ट नंबर, ठीक है। जब उसे, यानी कि अब वो ये देख रहा है, उसने जब सर्वर को मैसेज भेजा है, तो सबसे पहले वो मैच मेकर ये चेक करता है कि कौन सी पोर्ट पे कम्युनिकेशन होनी है। फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर पोर्ट मैच मेकर री एड्रेस फॉर आर रिमोट प्रोसीजर कॉल एक्स। Matchmaker receives message, looks up the answer, मैचमेकर रिप्लाइज टू द क्लाइंट विद पोर्ट पी। फिर मैचमेकर रिप्लाई करता है कि जी इस पोर्ट के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन हो सकती है, या सर्वर जो है वो इस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है। फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट पोर्ट कर्नल re rpc x port p, कर्नल प्लेसेस पोर्ट p इन यूजर rpc मैसेज। अब क्या होता है कि कर्नल जो है मैसेज के साथ पोर्ट नंबर भी डिलीवर कर देता है कि इस पोर्ट के ऊपर जो है वो मैसेज डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कर्नल सेंड्स आरपीसी यानी रिमोट प्रोसीजर कॉल सेंड करता है। फिर फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर पोर्ट पी कंटेंट्स, और उसके बाद डेमन लिसनिंग टू पोर्ट पी रिसीव्स मैसेज। डेमन प्रोसेसेस रिक्वेस्ट एंड प्रोसेसेस सेंड आउटपुट फ्रॉम आरपीसी पोर्ट पी टू क्लाइंट पोर्ट कर्नल आउटपुट। कर्नल रिसीव्स रिप्लाई passes it to the user, ठीक है। आसान अल्फाज में सबसे पहले क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, और फिर मैच मेकर वो उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करता है कि सर्वर कौन सी पोर्ट पे लिसन कर रहा है, वो पोर्ट नंबर क्लाइंट को सेंड करता है, और फिर क्लाइंट जो है उस पोर्ट के ऊपर सर्वर को मैसेज सेंड करता है, ठीक है। और फिर सर्वर उसी पोर्ट के ऊपर जो है वो मैसेज रिसीव करने के बाद रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट को सेंड करता है, और फिर क्लाइंट आगे फर्दर जो भी इनकी आपस में इस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, और फिर ये सेंड और रिसीव का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, ठीक। विद दिस हमारा प्रोसेसेस का चैप्टर ख़त्म हुआ। अगेन अगर आपको, क्योंकि आप ईद के से पहले वाली भी हमारी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले आपका मिड टर्म हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि हमने बात की थी यहाँ पे प्रोसेसेस की। बेसिकली मकसद क्या है, अगर आपको याद हो तो पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में हम ये बात करते आए हैं कि जी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ठीक है। अब प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोसेस होता क्या है। तो हमने देखा कि जी प्रोसेस वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस कहलाता है। उसे पहले मेमोरी में लोड किया जाता है, फिर उसके बाद हमने प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, फिर प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स देख ली। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेम सिस्टम पे भी और डिफरेंट सिस्टम्स पे भी। सो यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो? सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज
इस पे डेट जो है वो ए सेक्शन वाली लिखी हुई है, आप लोग आज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डेट को इग्नोर करना है, ठीक है। स्लाइड्स एक ही फोल्डर में है ना। अच्छा, अब इससे अगला टॉपिक हमारा है थ्रेड्स। जहां हमने प्रोसेसेस पढ़ लिए वहां पे ये पढ़ना भी जरूरी है कि बेसिकली थ्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। मुझे याद है शुरू में किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि थ्रेड क्या होता है, तो अब आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि थ्रेड और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशंस आर मल्टी थ्रेडेड। थ्रेड्स रन विद इन एन एप्लीकेशन. Multiple tasks within an application can be implemented by multiple threads. Separate threads. Update display, fetch data, spell checking, answer a network request. Process creation is heavyweight, while thread creation is lightweight. Can simplify code, increase efficiency. Kernels are generally multi-threaded. ठीक, ये सारी कहानी आपको समझाती हूँ, आप पहले ये डायग्राम देख लें। यहाँ पे सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, ये जो मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी 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 बच्चे, एक सेकेंड। अच्छा, मैं वो दूसरी स्लाइड खोली ना। अच्छा, इस डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी कि बेसिकली एक प्रोग्राम, सिंगल या एक प्रोग्राम और थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है। आप देखें, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, उस प्रोग्राम का कोड, डेटा और फाइल्स एक ही जगह पे होती हैं। वो प्रोग्राम के रजिस्टर्स, उसका प्रोग्राम काउंटर, उसका स्टैक एक ही होता है, ठीक है। अब जब आपने उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना है तो उस के एक ही रजिस्टर्स, पीसी और स्टैक, उसमें जितने मॉड्यूल्स होंगे, आप ऐसा करते हैं ना कि डिफरेंट फंक्शंस बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, आपने एक ही प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर आपने फंक्शंस, तो वो क्या होता है कि वो फंक्शन सीरियली एग्जीक्यूट होते हैं। और जब आप प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हैं, वो पूरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। उसको जितनी रिसोर्सेज एलोकेट होनी होती हैं वो सारी रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं। उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर वो प्रोग्राम बंद, मतलब जिस वक्त वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, फिर दूसरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, या वो अगर मेमोरी में लोडेड है तो वो उसको सीपीयू असाइन होता है और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। जब आपके पास ऐसी ऑप्शन हो कि एक मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो एक ही है, यानी उसका कोड एक ही है, डेटा और फाइल्स वो एक ही जगह पे पड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि उसके जो मॉड्यूल्स या उसके जो फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी, ऑल्दो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये चीज़ यूज़ होती है, लेकिन मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं और कैलकुलेटर के अंदर जो ऐड का फंक्शन है वो एक्स वाई वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है, जो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है वो पी क्यू वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है, जो मल्टीप्लाई का फंक्शन है वो एस टी वेरिएबल्स यूज कर रहा है। अब तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो वो तीनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एक एक्स वाई, एक एस टी, एक पी क्यू यूज कर रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं तो वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोड आपने एक ही जगह पे लिख लिया, अब जब आप मेमोरी में लोड करेंगे तो वो पूरा प्रोसेस लोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने हर फंक्शन के लिए एक अलग थ्रेड क्रिएट कर लिया तो हर फंक्शन को एक अलग रजिस्टर, उसका अलग सेट ऑफ रजिस्टर्स होंगे, उसका स्टैक होगा, उसका प्रोग्राम, यानी थ्रेड के लिए जो उसका कोड और डेटा और फाइल्स हैं वो एक ही जगह पे होती हैं, लेकिन हर थ्रेड के लिए उसके रजिस्टर्स, उसका स्टैक और उसका पीसी जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, ताकि वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सके। अब जब हम बात करते हैं ना कि दो डिफरेंट प्रोसेसेस, अगर दो डिफरेंट प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट होने हैं या कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होने हैं, तो आपको पता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, मतलब जिस वक्त उसने एग्जीक्यूट होना होता है उसका जो वो पीसीबी है वो अपडेट होता है, उसके बाद वो मेमोरी में लोड होके उसका पीसीबी अपडेट होके और उसके बाद फिर वो उसको सीपीयू असाइन होता है, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। और अगर उसे किसी आईओ की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उसका पीसीबी अपडेट होता है और फिर वो प्रोसेस जो है वो वेटिंग क्यू में चला जाता है और दूसरा प्रोसेस अपलोड हो जाता है। अब जब दो प्रोसेसेस मतलब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई मसला हुआ, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया,
तो इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, ठीक है। टाइम कंज्यूम होता है, एक का पीसीबी अपडेट होगा, दूसरे का पीसीबी से जो है उसकी जो उसकी स्टेट है उससे रिज्यूम किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट विल टेक मच टाइम, ठीक है। इसी तरह अगर एक जो पहला वाला प्रोसेस था उसको जो रिसोर्सेज एलोकेट हुए हुए थे, जब तक उसे एलोकेटेड है किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं हो सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक ही प्रोसेस बना के उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर दिए, तो जब आप एक तो ये कि वो पूरा प्रोसेस मेमोरी में लोड हो जाएगा, मतलब ये कि उसके तमाम थ्रेड्स मेमोरी में लोडेड होंगे, ठीक है। सो जब एग्जीक्यूट होना होगा तो वो पूरा प्रोसेस मेमोरी में लोडेड है, सिर्फ उस थ्रेड ने मेमोरी से मतलब उस थ्रेड को सीपीयू असाइन होना है, ठीक है। तो कम टाइम लगेगा बजाय इसके कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच हो रहा था, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच होगा और प्रोसेस ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड होगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो है वो ये है कि एक तो ये कि प्रोसेस लोडेड होगा और दूसरी बात ये कि कम टाइम लगेगा इन द स्विचिंग ऑफ द थ्रेड्स। और चौथी बात ये है कि रिसोर्सेज प्रोसेस को एक ही दफ़ा एलोकेट होगी। अब वो रिसोर्सेज थ्रेड 1 को चाहिए तब भी प्रोसेस के पास हैं, थ्रेड 2 को चाहिए तब भी प्रोसेस के बाद हैं। बार बार जो है वो रिसोर्सेज मतलब ये कि एलोकेट और डी एलोकेट नहीं होगी, वो एक दफ़ा प्रोसेस को एलोकेट हो गई हैं, तमाम प्रोसेस के थ्रेड्स जो हैं वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर सम बेनिफिट्स। उसके अलावा ये कि अगर आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो उसमें मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस उस प्रोसेसर सिस्टम को ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकती हैं एज कम्पेयर टू सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन। अब अगर मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लाइंट क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ठीक है। सर्वर उस वक्त लिसन मोड में होता है, ठीक है। अब लिसन मोड में होता है, वो क्या करता है कि एक थ्रेड क्रिएट सर्वर बेसिक जिस वक्त क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर लिसन मोड में है, सर्वर क्या करेगा कि उसकी थ्रेड को उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए थ्रेड क्रिएट कर देगा, ठीक है। और फिर दोबारा लिसन मोड में चला जाएगा जहाँ पे दूसरा क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट भेजेगा, वो उस रिक्वेस्ट के लिए अगेन एक थ्रेड क्रिएट करेगा और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और फिर तीसरी रिक्वेस्ट ले लेगा। और इसी वजह से एक सर्वर एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि वो हर रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड क्रिएट कर देता है। वो थ्रेड उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है और सर्वर जो है वो मजीद लिसनिंग मोड में होता है कि अगली रिक्वेस्ट और फिर उससे अगली रिक्वेस्ट। अब इसका बेनिफिट क्या है, थ्रेड्स क्यों क्रिएट करते हैं, उनका बेनिफिट क्या है। सो पहला बेनिफिट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में अलाउ कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन इफ पार्ट ऑफ प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर यूजर इंटरफेसेस। अब आपने देखा है कि जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, अगर उस प्रोग्राम में किसी एक जगह पे कोई मसला आ जाता है तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो स्टक हो जाता है, वो आगे नहीं चलता है, ठीक है ना। वो पूरा प्रोग्राम ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आपने उस प्रोग्राम के मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किए हुए हों तो अगर किसी एक थ्रेड में कोई प्रॉब्लम आ भी गया है और वो ब्लॉक हो भी गया है तो वो पूरे प्रोग्राम को ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि जो बाकी पैरेलल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे थे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा होगा, ठीक है, और स्टक नहीं होगा, किसी एक चीज़ की वजह से स्टक नहीं होगा। रिसोर्स शेयरिंग, थ्रेड्स शेयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेस, ठीक है। मैंने पहले बात की कि जी आपके प्रोसेस जिस वक्त मेमोरी में लोड होता है, जिस वक्त उसे रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं तो वो तमाम थ्रेड्स के लिए अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपको हर थ्रेड के लिए अलग अलग रिसोर्स बार बार एलोकेट और डी एलोकेट नहीं करनी पड़ रही होती, ठीक है। प्रोसेस के पास मौजूद है, जिस थ्रेड को ज़रूरत होगी वो ले लेगा, ठीक। सो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। फिर उसके बाद है इकोनॉमी, चीपर देन प्रोसेस क्रिएशन। देखो जब एक डिफरेंट प्रोसेस आप पूरा क्रिएट करते हो ना तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है और उसकी प्रोसेसिंग भी ज़्यादा है। पूरा प्रोसेस लोड होता है, फिर अनलोड होता है, फिर दूसरा प्रोसेस लोड होता है, अनलोड होता है। उसके कंपैरेटिवली अगर एक प्रोसेस के मल्टीपल आप एक ही प्रोसेस बना लें और उसके मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर लें तो वो एक ही दफ़ा मेमोरी में लोड होगा, वो इकोनॉमिकली ज़्यादा चीपर होगा एज़ कम्पेयर टू द वन जिसमें आप अलग हर मॉड्यूल के लिए एक अलग प्रोसेस क्रिएट करें। थ्रेड स्विचिंग जो है
यानी स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स वो कम टाइम कंज्यूमिंग होगी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी एज कम्पेयर टू द प्रोसेस स्विचिंग। ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी की अगर आप बात करें तो प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी कोर आर्किटेक्चर्स। ठीक है। अगर आपके पास मल्टी कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मल्टीपल कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका एडवांटेज थ्रू थ्रेड ले सकते हैं। कैसे कि आप के पास आप थ्रेड किस चीज़ का क्रिएट करते हैं, थ्रेड हमेशा उन मॉड्यूल्स का क्रिएट होता है जो पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो जब आपके मल्टीपल कोर्स हैं तो आप ये कर सकते हैं ना कि एक प्रोग्राम आपने लोड किया और उसके बाद हर थ्रेड को एक डिफरेंट कोर पे एग्जीक्यूट करवा दिया, क्योंकि जब आपने थ्रेड क्रिएट किया तो इसका मतलब है कि वो मॉड्यूल्स या वो जो टास्क हैं जो आपने उन थ्रेड्स के अंदर रखे हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। तो फिर इट इज़ मोर तो फिर वो ज़्यादा आसानी से मल्टी कोर आर्किटेक्चर का बेनिफिट ले सकते हैं एज कम्पेयर टू द वन कि आपने एक प्रोसेस बना दिया। अब एक प्रोसेस अगर आपने बनाया है और आपने उसमें कोई थ्रेड नहीं क्रिएट किया तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस का एक पार्ट जो है वो कोर 1 में रन हो जाए और दूसरा पार्ट जो है वो कोर 2 में रन हो जाए। ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस मेमोरी में लोड होगा और फिर वो एक ही कोर पे रन होगा, तो बाकी कोर्स जो हैं वो तो वेस्टेड जाएंगे ना। ठीक है। सो जो अगर आप मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो दैट इज मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू दी सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन। फिर मल्टी कोर प्रोग्रामिंग। अब मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स पुटिंग प्रेशर ऑन प्रोग्रामर्स चैलेंजेस इंक्लूड। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं ना कि आपने मल्टी कोर सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग करनी है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए, मल्टी प्रोसेसर या मल्टी कोर का मतलब पता है ना कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज अवेलेबल हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं तो आप यही चाहेंगे कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो प्रोग्राम है वो उन मल्टी प्रोसेसर्स का एडवांटेज उठाए। एडवांटेज कैसे उठाए कि सेम टाइम पे तमाम कोर्स जो हैं वो बिजी हों। ठीक है। अब वो कैसे पॉसिबल है कि आप अपने प्रोग्राम को कुछ यानी कि जो भी प्रोग्राम आप रन कर एग्जीक्यूट करवाना है वो जब रन हो तो उसकी एक्टिविटीज कुछ ऐसी हों कि वो तमाम कोर्स को इक्वली यूटिलाइज करें। ठीक है। आप किस तरह उस प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे, फिर आप किस तरह उस प्रोग्राम को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब डिवाइडिंग का मतलब कि आपने उस प्रोग्राम को जो है वो इस तरह डिवाइड करना है कि डिफरेंट कोर्स के ऊपर डिफरेंट डेटा जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। बैलेंस करना है, ऐसा ना हो कि एक कोर के ऊपर आपने जो मतलब आपने जो डिवीजन किया है उसमें कुछ ऐसा है कि एक कोर पे तो बहुत ज्यादा बर्डन है और बाकी कोर्स जो है वो फ्री हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस काम होना चाहिए कि सबके पास इक्वल काम हो। ठीक। फिर डेटा स्प्लिटिंग, आपने स्प्लिटिंग कैसे की है, ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे बहुत ज्यादा डेटा है और बाकी जगहों पे कम है। ठीक है। एक्टिविटी सॉरी डिवाइडिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि तमाम कोर्स को इक्वल एक्टिविटीज मिले। ऐसा ना हो कि एक कोर के पास बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो और दूसरे कोर के पास कोई एक्टिविटी ना हो। और डेटा स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि डेटा भी इक्वली स्प्लिट हो। ऐसा ना हो कि एक के पास सारा डेटा और बाकी सबको जब भी जरूरत है तो वो उससे डेटा जो है उन्हें लेना पड़े। फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग, जहाँ पे आप सारों को डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे उनकी अलग अलग टेस्टिंग और डिबगिंग भी होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल रहा है या नहीं। फिर उसके बाद अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक पैरेललिज्म का और दूसरा कॉन्करेंसी का। पैरेललिज्म implies a system can perform more than one task simultaneously। मतलब कि अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स अवेलेबल हैं तो दोनों यानी अगर दो कोर्स हैं या तीन को क्वाड कोर सिस्टम है या ड्यूल कोर सिस्टम है, क्वाड कोर सिस्टम है, चार प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, तो हर कोर के ऊपर अलग टास्क परफॉर्म हो जाए, मतलब पैरेलली परफॉर्म हो जाए। कॉन्करेंसी का क्या मतलब है? कॉन्करेंसी सपोर्ट्स मोर देन वन टास्क मेकिंग प्रोग्रेस। यानी आपका प्रोसेसर एक ही है, ठीक है, लेकिन एक टास्क एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ
ठीक है, किसी वजह से उसे आईओ की जरूरत पड़ गई या कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो दूसरा टास्क जो है वो भी स्टार्ट हो जाए। अब टास्क 1 भी प्रोग्रेस स्टेट में है, ठीक है, टास्क 2 भी प्रोग्रेस स्टेट में है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक टास्क ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है, दिस इज कॉन्करेंसी। लेकिन पैरेललिज्म क्या है कि सेम टाइम पे दो, एक से ज्यादा टास्क जो हैं वो एग्जीक्यूशन स्टेट में हो, ठीक है, या एग्जीक्यूट हो रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललिज्म एंड कॉन्करेंसी। अब यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑन सिंगल कोर सिस्टम। अब आप देखें कि सिंगल कोर में सबसे पहले T1 एग्जीक्यूट हो रहा था, किसी वजह से जरूरत पड़ी T2 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, ठीक है। T2 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था किसी वजह से, इस पे इंटरप्ट कॉल